सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैप्स। ठीक है, इस क्लास में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बीम, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स वगैरह देख लिए थे। ठीक है, तो अब जो सपोर्ट्स है उन्हीं की कंडीशंस, मतलब हम उनको अरेंजमेंट करेंगे एक बीम के अराउंड, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बीम बनते जाएंगे। ठीक है, तो पहला हमारे पास कौन सा है? फर्स्ट इज सिंपली सपोर्टेड। सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम वो बीम होता है जिसमें एक साइड हमारे पास हिंज है ना, अदर साइड हमारे पास रोलर है। ठीक है, रोलर ऐसे बना दो या वो वाला बना दो, एक ही बात है। ठीक है, अभी इनिशियली मैं ये बनाता रहूँगा, फिर धीरे धीरे वो वाला पे आ जाएंगे, क्योंकि वही नोटेशन है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है सिंपली सपोर्टेड बीम। यदि इसमें हम रिएक्शंस देखें, यदि मैं इसको पॉइंट ए बोल दूं, इसको पॉइंट बी बोल दूं, तो हमारे पास वर्टिकल रिएक्शन एट ए है, तो उसे हम बोल देते हैं वी ए, है ना। और हमारे पास हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए है एच ए। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन क्या है? वर्टिकल रिएक्शन आएगी सिर्फ ना, तो वर्टिकल रिएक्शन एट बी एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट बी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई रीस्ट्रेन नहीं है ना, ये फ्री टू मूव है, तो यहाँ पे नहीं आएगी। सिंस हिंज है इधर और उधर भी, है ना, तो यहाँ पे मूवमेंट भी फ्री है। ठीक है, तो यदि हम देखें तो यहाँ पे एक सिंपली सपोर्टेड बीम में टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी हो गई? आर फॉर सिंपली सपोर्टेड कितनी हो गई? 1 2 3। तो हमारे पास नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस बोल सकते हैं इनको। क्यों? क्योंकि इन रिएक्शंस की वैल्यूज हमें नहीं पता, ये गिवन टाइप ऑफ लोडिंग पे से पता चलेगी। ठीक है, तो गिवन टाइप ऑफ लोडिंग से हमें ये पता चलेगी। ठीक है, यदि किसी बीम में, यदि हम एक टर्म होता है डिटर्मिनेसी। डिटर्मिनेसी का मतलब ये है कि यदि हमें इस बीम के बारे में सब कुछ बताना है, सब कुछ मतलब कि इसमें किस किस पॉइंट पे क्या क्या शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज है ना। हम अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे व्हाट इज शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, है ना। तो हमें वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यदि वो हम विदाउट एनी डिफरेंट मेथड्स, मतलब हम सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशंस की मदद से फाइंड कर लेते हैं, तो उन्हें डिटर्मिनेंट बीम बोलते हैं। यदि हमें उसके लिए एडिशनल मेथड यूज करनी पड़ती है, तो उन्हें इनडिटर्मिनेंट बीम बोलते हैं। ठीक है, तो यदि हमारा नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस फॉर नॉन कॉन्करेंट सिस्टम कितना हुआ है? ये हो जाएगा 3। तो यदि हम DI देखें, अभी DI के बारे में सिर्फ जान लो, इसके टाइप्स ऑफ बीम के जस्ट बाद में मैं पूरा DI के बारे में लिखूंगा। DI मतलब डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी, उसमें होगा R माइनस E। ठीक है, तो DI हमारा क्या हो गया? 3 - 3 विच इज 0। मतलब ये बीम हो गया हमारा डिटर्मिनेंट, मतलब हमें कोई एक्स्ट्रा मेथड यूज नहीं करनी पड़ेगी इसके सारा पैरामीटर्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है सिंपली सपोर्टेड बीम। यदि सिंपली सपोर्टेड बीम को हम डे टू डे लाइफ में देखें तो कहाँ दिखेंगे? डे टू डे लाइफ में आपको दिखेंगे ये ब्रिजेस पे। आप जब बड़े बड़े ब्रिजेस पे जाते हो तो आपने देखा होगा ब्रिजेस थोड़ा सा मूवमेंट भी करते हैं। ठीक है, मतलब हल्का सा आपको फील होता है कि ये ब्रिज मूव कर रहा है, बाउंस कर रहा है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे जो उनका पियर्स है, ये नीचे पियर है, ठीक है, उसके ऊपर हमारा बीम है, यहाँ पे एक रोलर है, या फिर बोलेंगे सिलेंड्रिकल रोलर है, एंड ये हमारा बीम है। ठीक है, ये हमारा दूसरा पियर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये साइड हमारा हिंज हो गया, क्योंकि ये रोलर आगे पीछे मूव नहीं करेगा, लेकिन मूवमेंट
ये हो जाएगा हमारा रोलर। तो ये है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम देने का पर्पस क्या है? सिंपली सपोर्टेड बीम ब्रिजेस पे देने का पर्पस, पहला जो कि मोस्ट कॉमन या फिर कहें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, वो ये है कि सिंपली सपोर्टेड बीम के कारण उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है ना। मतलब यदि आपका अर्थक्वेक रीजन में ब्रिज हुआ या फिर अर्थक्वेक आ गया, तो ये पियर्स है थोड़े से हिलेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि यदि आप फिक्स्ड कर दोगे तो हो सकता है आपका ब्रिज टूट जाए, है ना। लेकिन जब फ्लेक्सिबिलिटी है तो यहाँ पे ब्रिज टूटने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पेड़ उखड़ के नीचे गिर जाते हैं और जो छोटे छोटे पौधे हैं वो तूफानों में भी सरवाइव कर जाते हैं। रीज़न वही है कि उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, और जो खड़ा रहेगा ऐसे कि मेरा कुछ नहीं होगा, तो वो टूट के गिर जाएगा, ठीक है। तो ये रीज़न होता है। दूसरा रीज़न ये भी होता है, दूसरा रीज़न इकोनॉमिकल रीज़न भी होता है। अपन मैं बताऊंगा उसको फिक्स बीम जब पढ़ाऊंगा उसके बाद बताऊंगा, दोनों का कंपेयर करते हुए, ठीक है। तो ये लिख लो सिंपली सपोर्टेड बीम में, बना लो ये डायग्राम। और इसका DI इज 0, मतलब ये डिटर्मिनेंट है। नेक्स्ट बारी आती है हमारी कैंटिलीवर की। कैंटिलीवर बीम में, दिस इज कैंटिलीवर बीम, ठीक है। आप लोगों ने ये हर जगह देखा होगा, जो भी आपकी बालकनीज वगैरह होती है ना, एक साइड से वो सपोर्टेड होती है और अगले साइड से फ्री एंड होता है, ठीक है। तो हमारे पास दो एंड है, एक सपोर्टेड एंड, एक फ्री एंड, ठीक है। देखो A एंड B, ये सपोर्टेड एंड, ये फ्री एंड, ठीक है। यदि हम रिएक्शंस देखें तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, मतलब ये हो जाएगा वर्टिकल एट A, इस वाले पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल एट A, एंड यहाँ पे M एट A, ठीक है। यदि हम नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस या फिर मूवमेंट या फिर हम बोलेंगे नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस, तो हमारे पास कितनी हो गई? 1 2 3। तो R इज 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस फॉर नॉन कॉन्करेंट, सिंस यहाँ पे मूवमेंट भी है ना, और तो ये नॉन कॉन्करेंट है ना। 3 हो गई, तो DI विल बी 3 - 3 विच इज 0, मतलब ये भी डिटर्मिनेंट बीम है, ठीक है। लिख लो, समझ में आया? V एट A मतलब वर्टिकल रिएक्शन एट A, है ना, समझ में आया? मतलब एक पॉइंट पे आपके पास V H एंड M रहेगा, उस पॉइंट का हमने जिक्र कर दिया A, तो वो हो जाएगा। यहाँ पे होगा VB HB MB, यदि यहाँ पे कुछ सपोर्ट होता तो, ठीक है। ये आपने देखा है ना सब जगह, बालकनीज में जो छज्जा होता है एक साइड से सपोर्टेड होता है, अगला वाला फ्री हैंड होता है, उसे कैंटिलीवर बोलते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉप्ड कैंटिलीवर। थर्ड इज प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। ये कैसा होता है? हमारे पास एक एंड फिक्स्ड होता है, ठीक है, अगला वाला रोलर सपोर्टेड होता है, ठीक है। तो रिएक्शंस बताओ इसमें, जल्दी से बताओ इसमें रिएक्शंस। यदि ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट है हमारा B, तो ये हो गया हमारा वर्टिकल एट A, हॉरिजॉन्टल एट A, मूवमेंट एट A, एंड यहाँ पे वर्टिकल एट B, हॉरिजॉन्टल एट B जो कि नहीं आएगा, मूवमेंट एट B जो कि नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि रिस्ट्रेंट नहीं है ना। दिमाग में ये
बसा लो, क्योंकि बहुत बार क्या होगा, अभी तो ये 2-3 ही बीम है, कॉम्बिनेशन में कुछ भी बनेगा, कुछ भी टाइप के सपोर्ट चलेंगे, इंक्लाइन ये वो। तो आपको है ना दिमाग में मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि ये, मतलब दिमाग को है ना रिजिड नहीं बनाना है। सो में आपको जितनी सोचने की आज़ादी है वो किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है ना। आप सोचो, आपके पास 10 मेथड आ रही है, 10 मेथड यूज करो, आंसर आएगा यदि आप कंसेप्ट सही लगा रहे हो। समझ रहे हो सकता है मैं 2 या 3 ही बताऊं, क्योंकि मैं ऐसा होता है कि मेरे पास जितनी भी मेथड्स आती है उस क्वेश्चन को सोल्व करने की मैं ट्राई करता हूँ, जितनी भी मेरे से याद आ जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन अपन देखेंगे, मतलब जब मैं बताऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन, तो वो 3-4 जितनी भी मेथड्स आएगी डिफ्लेक्शन या फिर स्ट्रेसेस वगैरह में, जहाँ पे भी तो मैं करवाता हूँ, है ना। बट हो सकता है कि मैंने भी एक आधी मेथड कम सोची हो, आप कर सकते हो, तो सोचने से नहीं डरना है ना इस सब्जेक्ट में। यदि मैं रिएक्शंस कैलकुलेट करूं यहाँ पे, तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3, ये हो गया 4, तो आर हो गया हमारे पास 4। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस हमारे पास 3 है, तो डी आई विल बी 4 - 3 विच इज 1। मतलब ये इनडिटर्मिनेंट बीम है, हम सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशंस की मदद से नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, तो ये कौन सा बीम हो गया, इन डिटर्मिनेंट बीम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड बीम। कौन सा है, फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम कहाँ देखा है, हर जगह घरों में जहां बीम आप देखते हो वो फिक्स्ड बीम ही होता है। क्या, फोर्थ इज फिक्स्ड बीम। ठीक है, ए बी। यदि हम इसमें रिएक्शंस देखें तो ये हमारे पास होगी वर्टिकल एट ए, हॉरिजॉन्टल एट ए, मोमेंट एट ए, यहाँ पे आएगा वर्टिकल एट बी, हॉरिजॉन्टल एट बी एंड मोमेंट एट बी। यदि हम काउंट करने जाएं नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस या फिर रिएक्शंस, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो आर हमारे पास हो जाएगा 6। इक्विलिब्रियम कंडीशंस हमारे पास है 3, तो यदि डी आई निकालने जाऊं मैं, है ना, तो 6 - 3 विच इज 3, मतलब ये भी इनडिटर्मिनेंट है, क्योंकि डी आई इज ग्रेटर देन 0, है ना, इनडिटर्मिनेंट। इसको भी हम सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन से फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, फिक्स बीम हर जगह देखते हो, आपका जो 2 कॉलम के बीच में जो बीम लगा है वो फिक्स्ड बीम ही होता है। आप घर वगैरह में जो भी देखते हो फिक्स्ड बीम ही होता है। ठीक है, अब ये देखो कि मैं जब ब्रिजेस के बारे में बता रहा था तो दोनों में कंपेयर करते अपन, है ना। ये हमारा था सिंपली सपोर्टेड वाला, यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शंस मुझे बताएंगे कितनी आ रही है आपके पास। यदि यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 आई थी, है ना, तो सेम आपकी, यदि मैं इसको हटा दूं तो यहाँ पे सेम इस वाले पेयर पे क्या रिएक्शंस, एक तो ये वाली रिएक्शंस, एक ये वाली रिएक्शन, 2 रिएक्शन ट्रांसफर हो गई, और यहाँ पे मैं देखूं तो यहाँ पे आपकी 1 रिएक्शन ट्रांसफर हो गई। ठीक है, यदि मैं फिक्स्ड बीम के लिए बात करूं, यदि ये ही हमारा बीम फिक्स्ड होता, ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे 3 रिएक्शंस है, इस पॉइंट पे भी 3 रिएक्शंस है। यदि मैं यहाँ पे काटूंगा तो हमें रिएक्शंस दिखेगी
वो ट्रांसफ़र होगी यहाँ पे। कौन कौन सी, एक ये एंड कुछ मूवमेंट होगा। सेम यहाँ पे भी होगी, एक ये एंड कुछ मूवमेंट होगा। देखो यदि हमने सिंपली सपोर्टेड बीम बनाया है तो हमारे पास 2 रिएक्शन ट्रांसफर हुई पियर को, यहाँ पे एक, यहाँ पे 6 रिएक्शंस। अब इन रिएक्शंस के लिए आपको पहले तो इस पियर को डिजाइन करना है, क्योंकि आपके पास इस पियर में मूवमेंट भी है एंड ये फोर्सेस भी है। यहाँ पे मूवमेंट नहीं है तो मूवमेंट के लिए आपको डिजाइन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सेम ये मूवमेंट आपका ट्रांसफर होगा यहाँ पे भी, क्योंकि आपको इसका भी इक्विलिब्रियम करना होगा, है ना। तो आपका जो फाउंडेशन है, जो पियर के नीचे जो फाउंडेशन है, उसका भी कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि डिजाइन आपको मूवमेंट के लिए भी करनी पड़ जाएगी। तो यदि देखा जाए तो ये इकोनॉमिकल भी है, और इकोनॉमी भी एक मेजर फैक्टर होता है, इकोनॉमिकल भी है। इसीलिए ब्रिजेस को 2 मेजर रीजन के कारण सिंपली सपोर्टेड बनाते हैं, ठीक है। तो ये है रीजन। समझ में आया है कि ये, देखो यार कुछ भी काटो ना, सपोज करो कि ये है बीम, यहाँ काट दिया, तो आपके पास जब आप काटते हो, है ना, तो यहाँ पे यदि ये वाला फोर्स है तो यहाँ पे इस साइड, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम में है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहाँ रहेंगे। वैसे ही यदि आपने ये वाला फोर्स ऐसा है तो यहाँ पे इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम में करने के लिए रहते ही हैं। यदि मूवमेंट आपका ऐसा है तो इस साइड पे मूवमेंट ये डायरेक्शन में होगा ही होगा, ठीक है। तो कभी भी आप जब काटते हो तो यदि वो 3 जो फोर्सेस अपने यहाँ एग्जिस्ट करते हैं वो अपोजिट डायरेक्शंस में सेम पे ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है, तभी इस पॉइंट का इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। तो काटने में समझ में आ गया कि आप कैसे करते हैं, क्योंकि हमें बेचारे से जब शेयर फोर्स के बारे में पूछना पड़ेगा, जब काटेंगे नहीं तो शेयर फोर्स दिखेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम में एक से ज्यादा स्पैन है, ठीक है। कंटिन्यूअस जो बीम है उसमें स्पैन, अभी तक हम सिंगल स्पैन देख रहे थे। फिफ्थ इज कंटिन्यूअस बीम, ठीक है। आपके पास यदि स्पैन एक से ज्यादा है ना, तो आप इस बीम को बोल दोगे कंटिन्यूअस है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड ऐसे भी चल जाएगा, कुछ भी हो, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे फिक्स्ड हो या फिर कुछ हो, है ना। यहाँ पे मैंने कर दिया ऐसा, या फिर आप जो भी है आपकी मर्जी, कितने भी सपोर्ट्स हो सकते हैं, है ना। मल्टी स्पैन बीम है ना। तो ये लिख लो। यदि इसी के बारे में, यदि मैं पर्टिकुलर केस के बारे में बताऊं तो अपने पास कितना हो गया रिएक्शंस यहाँ पे, यदि ये पॉइंट हमारा ए बी सी हो गया तो ये हो गया वी ए एच ए वी बी एंड हमारा हो गया ये वी सी एच सी एंड एम सी, ठीक है। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 तो हो ही गई। यदि मैं आर हमारे पास 6 है, ई हमारे पास 3 है, तो डी आई विल बी कितना हो जाएगा, डी आई विल बी 6 - 3 विच इज 3, समझे। तो ये भी इनडिटर्मिनेंट ही रहेंगे, जरूरी नहीं है, क्योंकि कॉम्बिनेशन कैसे भी बन सकते हैं, मल्टी स्पैन में भी आप बना सकते हो डिटर्मिनेंट, लेकिन जनरली बता रहा हूं, ठीक है। ठीक है, इनडिटर्मिनेसी ऑफ बीम विच इज डी आई, जिसे हम डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी भी बोलते हैं, है ना, डी आई। अभी इनडिटर्मिनेसी ऑफ बीम लिख लो, डी आई के बारे में मैं लिखा दूंगा, ठीक है। तो एक इफ ए बीम इज डिटर्मिनेंट देन नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस आर इनफ टू फाइंड ऑल द पैरामीटर्स, है ना। और यदि नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस इनफ नहीं है ना, तो आपका बीम इनडिटर्मिनेंट होगा, ठीक है। तो लिखोगे
ए बीम इज सेड टू बी डिटर्मिनेंट, a beam is said to be determinant if the number of unknowns ब्रैकेट में कौन से, ब्रैकेट में लिख लो रिएक्शन फोर्स एंड मोमेंट्स, ब्रैकेट क्लोज, रिएक्शन फोर्स एंड मोमेंट वही है हमारे अननोन्स, कैन बी फाइंड FIND can be find through the number of equilibrium equations. कौन कौन सी है, summation of horizontal forces equals to 0, summation of vertical forces equals to 0 and summation of moments equals to 0. ठीक है, ब्रैकेट में लिख लिया. Then the beam is said to be determinant. Then the beam is said to be determinant. Otherwise indeterminate. Otherwise indeterminate. Full stop. Next paragraph. Let R is the number of unknowns. Let R is the number of unknowns and E is the number of equilibrium equations. Full stop. Then degree of indeterminacy DI is R minus E. ठीक है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस हमारे पास 3 है. यदि वही हम स्पेस के बारे में बात करें, स्पेस मतलब 3D, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशंस 6 हो जाएगी. ठीक है, तो ये होता है यदि आप प्लानर के बारे में बात कर रहे हो या फिर प्लेन में 2D में तो 3 है. ठीक है, हमने वहाँ पे रिएक्शंस भी अलग अलग देखी है. ठीक है, तो हमारे पास वहाँ पे डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी में E के लिए हम 6 यूज करेंगे. ठीक है, इफ DI इज ग्रेटर देन 0 देन देन स्टेबल, नहीं देन इनडिटरमिनेट, एंड स्टेबल भी है. इफ DI इक्वल्स टू 0 देन डिटरमिनेंट, एंड स्टेबल. ठीक है, इफ DI इज लेस देन 0 देन क्या होगा, इनडिटरमिनेंट या डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट है ना. कम नंबर ऑफ फोर्सेस फाइंड करने पड़ेंगे, लेकिन कमी तो है, एक आधे कम ही रहेंगे तो कर लेंगे फाइंड, लेकिन अनस्टेबल. ठीक है, यदि DI के और स्टेबिलिटी के बारे में मैं बात करूं तो आप देख रहे हो कि DI इज इफ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, क्या इफ DI इज लेस देन और इक्वल्स टू 0 देन इट इज डिटरमिनेंट, जो कि यहां से आ रहा है ना. और इफ DI इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 मतलब इधर, देन स्टेबल. ये है जनरल ओपिनियन, जो कि यदि कोई आप पूछे कि DI और स्टेबिलिटी कैसे रिलेट होगी, आप सीधे सीधे ये बोल सकते हो. देखो, DI सिर्फ और सिर्फ डिटरमिनेसी एंड इनडिटरमिनेसी के बारे में बताता है ना, एंड नथिंग एल्स. स्टेबिलिटी इज ए डिफरेंट पैरामीटर, है ना, मतलब ये एक अलग चीज है. यदि मैं बोलूं, ठीक है, यदि DI इज 0 एंड स्टेबल है, तो ये लिखना कितना सही है आप देखो. आपके पास ये बीम है, इसमें हमारे पास रिएक्शंस ये हैं 3.
ठीक है। तो नंबर ऑफ R इज 3 एंड E इज 3, ठीक है। तो DI इज 0 एंड यदि देखा जाए तो ये स्टेबल भी है ना। एक और केस लेते हैं, ठीक है। फोर्सेस इसमें हम इंक्लाइन लगा दो, इंक्लाइन लगाने से क्या एक ही फोर्स से आप सब कुछ मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिएक्शंस निकाल सकते हो। यदि मैं इसको इसमें भी इंक्लाइन फोर्स लगा दिया तो यदि इसमें रिएक्शंस क्या होगी, यहाँ पे 1 2 3, R इज 3, E इज 3, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हो गया, ठीक है। यदि ये वर्टिकल कंपोनेंट जो इसका आएगा P साइन ऑफ थीटा, उसको ये 3 भाई रेजिस्ट करेंगे एनी हाउ, है ना, क्योंकि इनका काम ये है। लेकिन जो इसकी जो छोटी बहन जो आएगी P cos थीटा, उसको कौन रोकेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में कोई भी रिस्ट्रेंट नहीं है, तो ये भाग जाएंगे। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट तो है, स्टेबल नहीं है। तो यदि कोई लेमैन की भाषा में, यदि मतलब लेमैन इन द सेंस कि जो फर्स्ट इंस्टेंट में आपसे पूछे, तो आप ये बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो यदि आपको फर्दर आपका नॉलेज चेक करना चाहते हैं कि आपके पास कितना ज़्यादा उस कंसेप्ट के बारे में डेप्थ है, तो फिर आप बता सकते हो कि देखो कि स्टेबिलिटी ऐसे भी इन भी पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये जनरल है, ये लिख लेना, ये बना लेना, ये बना लेना इसके बाद, ठीक है। अच्छा, डिटर्मिनेसी और फ्लेक्सिबिलिटी या फिर स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो हमने देखा था कि फिक्स्ड बीम की DI काफ़ी ज़्यादा थी, 3 थी, तो उनकी स्टेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यदि स्टेबिलिटी ज़्यादा है ना, और हर तरफ से उनको रिएक्शंस ने घेरा है, तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो हमारे पास यदि एक जनरल बताऊं मैं, तो DI इफ DI इज ग्रेटर, DI जिसकी ज़्यादा यदि दो के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, तो जिसकी भी DI ज़्यादा, वो ज़्यादा स्टेबल एंड लेस फ्लेक्सिबल, कम हिले डुलेगा, है ना। इफ DI इज लेस, दो के बीच में इफ जिसकी भी कम है ना, वो हो गया लेस स्टेबल, स्टेबिलिटी कम है, एक दूसरे के बीच में कंपैरिजन हो रही है, और फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। ये लिखवा देता हूं मैं, as degree of indeterminacy increases, as degree of indeterminacy increases, stability of structure also increases, whereas flexibility decreases. Flexibility decreases. ठीक है। एक बीम की देखें, छोटा सा एक बीम देखो, ये क्या है, प्रॉप कैंटिलीवर, बीच में इसमें इंटरनल हिंज, ठीक है। यदि रिएक्शंस देखें हम A, B एंड C, तो ये हमारे पास VA, HA एंड मूवमेंट एट A, ठीक है। ये हमारे पास R या फिर कहे VC, ठीक है। यदि यहाँ पे हम अननोन रिएक्शंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 1 2 3 एंड ये हो गया हमारा 4, ठीक है। तो R कितना हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 3, ठीक है। यदि हम DI निकालें इसकी, तो ये आ गया 4 - 3 विच इज 1।
ये इनडिटर्मिनेंट है क्या? नहीं। सी हमारे पास यदि हम बोलेंगे इस इक्वेशन के हिसाब से तो आपको दिखेगा इनडिटर्मिनेंट, और फिर लोग बोलेंगे कि ये स्पेशल केस है, इसमें एक हिंज है, इसमें एक नंबर ऑफ हमारे पास इक्वेशन इज है एक और, तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करें इनडिटर्मिनेसी की तो वो यहाँ पे नहीं रुकती है। यदि हमारे पास एडिशनल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम्स हैं तो वो भी माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे पास एक नॉन कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप एडिशनल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, समझ में आया। तो अब हमारे पास यहां पे यदि हम देखें तो di विल बी 4 - 3 - 1, तो ये हो जाएगा 0। ये भी डिटर्मिनेंट ही है। समझ में आया। तो हमारे पास यदि हम देखें तो di की प्योर डेफिनेशन जिसे बोलते हैं कंप्लीट डेफिनेशन इज दिस, di r - e इज जनरल डेफिनेशन, जो कि सबको वो है, ठीक है। तो ये बीम हमारा डिटर्मिनेंट है, ठीक है। लोग इसे स्पेशल केस में पढ़ाते हैं, स्पेशल केस कुछ नहीं होता, ठीक है। आपका जो कंसेप्ट जहां से अराइज होता है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन से, या तो हम बोलें कि यहाँ पे टोटल इक्विलिब्रियम कंडीशन 4 है, या तो वो कर लो, या फिर हम यदि उनको सिर्फ 3 बोल रहे हैं जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं, तो यहाँ पे एडिशनल कंडीशन का मेंशन कर दो, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लोड। टाइप्स ऑफ लोड में पहला है पॉइंट लोड या फिर कहें कंसंट्रेटेड लोड, ठीक है। तो यदि ये हमारा हो गया बीम, ठीक है, तो इस पे ये जो लोड है P, इस टाइप का लोड इज पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड, जो एक इसी पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, बाकी जगह लोड नहीं है। सेकंड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का एग्जाम आप देखो कि व्हाट इज दिस। यदि ऐसे पॉइंट लोड ऐसे हर पॉइंट पे लगते जाएं यूनिफॉर्मली, ठीक है, हर जगह लगा दिया अपन ने, तो इसे बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे सभी की वैल्यू एक ही है। यदि हम 1 मीटर में यदि उसका देखें और उसका वेट हो गया W, तो हम बोलेंगे W किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा W किलो न्यूटन पर मीटर, यहाँ पे इसके किलो न्यूटन या फिर न्यूटन, ठीक है, फोर्स की। थर्ड इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में क्या हो रहा है, आपका लोड वेरी कर रहा है लेकिन यूनिफॉर्म में है, उसके पास बीच में एक क्या है, पैटर्न है, वेरी करने का एक पैटर्न है ना। तो ठीक है, ये होता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, है ना। मतलब ये पहले ठीक है, ये जो सबसे जो ज्यादा वाला होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं W किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से, ठीक है। एंड होगा लास्ट इज वेरिंग लोड। कौन सा वेरिंग लोड, ये कुछ इस तरह से होंगे जिनका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है वेरी करने का, इन्हें बोलते हैं वेरिंग लोड। फोर्थ इज
वेरीइंग लोड। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स के लोड हम देखते हैं। समझ में आया? ठीक है, लिख लो। एंड ये क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। कौन सा है हमारा नेक्स्ट चैप्टर? ये तो अभी इंट्रोडक्शन चल रहा था, है ना, सोम का ओवरव्यू चल रहा था। ठीक है, अब हम प्रॉपर फर्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे। कौन सा? शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, है ना। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।